बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल। जम्मू कश्मीर की हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं और एक्सिस माई इंडिया ने जो जम्मू क्षेत्र के वोटिंग परसेंटेज का अपना अनुमान डाला है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 44% तक वोट जम्मू क्षेत्र में मिल सकता है। अब ये 44% वोट और जिसमें कांग्रेस पार्टी का 34% वोट शेयर रह सकता है, तो 10% की लीड भाजपा के पास प्रेडिक्ट की जा रही है इस एग्जिट पोल में। वो सीटों कितनी सीटों में ट्रांसलेट होगा इसकी हम लोग बात करेंगे। थोड़ी देर में सीटों का अनुमान भी आने वाला है। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, लेकिन वोट शेयर से जो अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है, बीजेपी क्या जम्मू कश्मीर असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। अगर ऐसा होगा तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं अमित रैना जी, राजा मुनीब साहब, राशिद रायल जी, अनंत विनय जी, देवेंद्र पराशर हमारे साथ है। राशिद साहब, अगर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनती है जम्मू कश्मीर की, तो बाकी दलों का रुख आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक यहाँ वैली के दलों का ताल्लुक है, जो छोटी पार्टियाँ, खासकर अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, उन्होंने पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ताना माहौल कायम किया है और उनको कोई दिक्कत नहीं जाएगी कि वो डायरेक्टली उनके साथ जाएगी, क्योंकि हर एक सियासी पार्टी फिर पावर के साथ ही जाती है और हर सियासी लीडर यही चाहता है कि जिन लोगों ने मुझे चुना है, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, उन लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे पहुंचाऊं, जो वादे मैंने लोगों से किए हैं वो वादे मैं कैसे पूरा कर सकूं। तो नेचुरली जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन में सबसे बड़ी तंजीम उभर कर आ जाती है ज़्यादा नंबरात लेकर, तो छोटी मोटी पार्टियां उनके साथ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक इंजीनियर रशीद का ताल्लुक है, इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी उनके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो कैंपेन चलाई उस कैंपेन में उन्होंने बड़ा हार्डकोर जो सिटअप या तकरीरें की है, वो लग रहा था कि राजशुमारी या मसले कश्मीर हल करने की बात थी। तो मुझे नहीं लगता है कि वो डायरेक्टली अपना पॉलिटिकल सुसाइड करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए। हालांकि उन्होंने इनकार नहीं किया इससे कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी और कुछ नहीं जाएगी उनके साथ। अलहदा जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। नहीं जाएगी उनके साथ। आपकी बहुत वैलिड पॉइंट है कि कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी सवाल हो जाते हैं, बट एब्सटेन करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। अल्टीमेटली अगर वो नंबर्स आते हैं कि जहां पे इंजीनियर राशिद की जरूरत पड़ेगी, वो एब्सटेन तो जरूर करेंगे और वो एक एडवांटेज बीजेपी को देंगे। एब्सटेन करने में मुझे नहीं लगता कि इंजीनियर राशिद पीछे हटेंगे। ये सच्चाई है। अब वैली में ये जो दोनों परिवार है, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार, दोनों को लेकर के क्या सेंटिमेंट है? देखिए महबूबा पीडीपी एज सच पॉलिटिकल पार्टी अभी लोएस्ट अपने क्रेडिबिलिटी पे और ऐप पे है, और अगर वो 4 से 6 सीटें निकालें वही अपने आप में अचीवमेंट है। इल्तिजा मुफ्ती खुद शायद अपनी सीट निकालने में डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं निकाल सकती, बट डिफ़िकल्ट होगा। एनसी का एक एडवांटेज हमेशा रहा है, वो एडवांटेज रहा है कि एनसी पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, डेडिकेटेड कार्डर है और वो एक उनके एडवांटेज में जाता है। दूसरा, पार्टी ऑल्सो आउट ऑफ पावर रही अब 10 साल से, तो उनके लिए भी क्राइसिस है। और हालांकि एक अकेली पार्टी रही है जम्मू कश्मीर में जिसने अपना फ्लॉक मेंटेन रखा है लार्जली, और उनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर वो पावर में नहीं आते हैं तो वो और देर शायद मेंटेन ना कर पाए इस फ्लॉक को, तो उनके लिए भी चैलेंजेस हैं। और अब बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में सेकंड फिडल बनना मुझे नहीं लगता वो अब मानेंगे, क्योंकि 2014 की कंपल्सरीज अलग थे, पहली बार इतने नंबर में आए थे और वो उस टाइम देख रहे थे कि हम सरकार में कैसे आएँ। चाहे हम हालांकि अगर आप देखें 2014 का जो नंबर है वो 27 बीजेपी का था, 27 पीडीपी का था। कोई कह सकता है 25 ही था बीडीपी का, मगर सज्जाद लोन के 2 नंबर्स अपने थे और इनके पास इंडिपेंडेंट कैडेट उधमपुर से था, तो इनके पास भी इक्वल नंबर थे। उसके बावजूद भी उन्होंने सेकेंड फिडल माना, क्योंकि वो JNK में पहली बार आ रहे थे। मगर अगर आप पिछले 6-8 साल के इलेक्शन देखें, इन टर्म्स ऑफ डीडीसी इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आई, सबसे हाईएस्ट वोट शेयर लेके आई, और आज के भी हमें जो नंबर्स दिख रहे हैं वो बड़ा क्लियर दिख रहा है कि बीजेपी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो मुझे नहीं लगता वो सेकंड फिडल करेंगे। एनसी के लिए अब चैलेंज हो जाता है कि वो क्या बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे। देखिए, इसमें इतिहास देखना बड़ा ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में जो सरकार आई है उसने, चाहे वो सेंटर के अपोजिट पार्टी में भी रही है, उन्होंने सेंटर से हमेशा एक अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन रखे हैं।
फारूक अब्दुल्ला ने एक बार प्रयास किया था एक अपोजिशन अलायंस को सपोर्ट कर कर कश्मीर में उसकी रैली कर कर, और वो सरकार गिरा दी थी इंदिरा गांधी ने। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी ऐसा कोई कदम नहीं लिया कि जिसमें सेंटर को नाराज किया जाए, कोई भी पार्टी हो। तो जम्मू कश्मीर के अस्तित्व के लिए, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेंटर से वो रिलेशनशिप मेंटेन। जम्मू कश्मीर के हित में सब कुछ मुमकिन है, तो सब कुछ मुमकिन है, और इसलिए मुझे आज भी, मैंने आपको पहले भी कहा और मुझे आज भी डाउट नहीं है कि अगर पीडीपी और बीजेपी सरकार बना सकते हैं तो एनसी इज अ मच मोर कंफर्टेबल अलाई फॉर बीजेपी। और जिस हिसाब से फारूक साहब के केसेस विड्रॉ हुए अभी रिसेंट टाइम में, तो कहीं ना कहीं एक बी प्लान रेडी है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस अगर दूर रहती है तो बीजेपी को किसी और को आगे करने में दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें सौरभ, चाहे इंजीनियर रशीद हों या दूसरे, आप बात भले ही आइडियोलॉजी की करें, लेकिन असल मकसद क्या होता है? पावर में आना। पूरी लड़ाई उस बात की होती है। और अगर इंजीनियर रशीद या इस तरह के दूसरे किसी व्यक्ति को देखें, तो चाहे विचारधारा की जितनी बात कही जाए, क्या उनको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं शासन में कभी नहीं आ सकता? और जो भी विचारधारा की बात होती है वो सिर्फ इस लिहाज से हो कि आप पावर में हिस्सेदार बने, मलाई काटें। जैसा कि हरियाणा में हम लोग बात कर रहे थे दुष्यंत की, उनको भी पता था कि इस काम को नुकसान होगा, लेकिन उस समय उतने दिन तक उनको सत्ता में आना था, उन्होंने आया, उपभोग किया। जम्मू कश्मीर में भी यही हो सकता है। एनसी के लिए उमर अब्दुल्ला के लिहाज से निश्चित तौर पे बहुत बड़ी चुनौती होगी अगर वो साथ आए तो, लेकिन उसके लिए देखिए रास्ता वही कश्मीर होगा। वैली का वोट शेयर भी जो है एक्सिस बाय इंडिया एग्जिट पोल का, वो अब सामने आ चुका है। आपके सामने चल रहा होगा स्क्रीन पर आपके। कश्मीर रीजन में कांग्रेस और एनसी को 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। 42% वोट जो है वो मिल सकता है। पीडीपी को 17% वोट कश्मीर वैली के अंदर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो आपको बिल्कुल एक तरफा आगे चलते हुए दिखाई देंगे। अब ये 42% वोट कैसा ट्रांसलेट होता हुआ दिखता है सीटों में? 47 सीटें कश्मीरी हैं। जैसे कि उम्मीद है कि वैली में जो रुझान है कि एनसी जो है वो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो है एज एन इमर्ज करेगी, तो मुझे लगता है कि वही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एनसी जो है वो वैली से लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो है वो इमर्ज करेगी। सीट नंबर 25 से 28 के बीच में एनसी का जो है वो रह रहा है। बट इसमें देखें, जब आप कश्मीर की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, और इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि एक चेंजिंग ट्रेंड है वैली में जहाँ तक इन पार्टीज़ की बात है, चाहे फिर वो पीडीपी की बात हो या एनसी की बात हो। उमर अब्दुल्ला का हमने देखा कि वो नॉर्थ से इलेक्शन हार गए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हार गए। इस बारी भी जिन 2 सीटों पे उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उनके लिए वॉक ओवर सीट्स नहीं है। बिल्कुल उनके जो भी अभी तक हम सुनते आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स का जो हम सुन रहे हैं, वो ये है कि बडगाम में भी उनको बहुत टफ फाइट मिल रही है, और गांदरबल जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, पुश्तैनी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहाँ भी उमर अब्दुल्ला का जीतना इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, क्योंकि वो मार्जिन बहुत वेफर थिन कहा जा रहा है वहाँ पर। तो ये दर्शाता है आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर जहाँ एक तरफ फारूक साहब के बिल्कुल पीछे खड़ा है, बट कहीं ना कहीं उमर साहब की लीडरशिप में कहीं ना कहीं उसको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। सो ये 8 तारीख को क्लियर होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला अपनी दोनों सीटें जीतेंगे, दोनों में से कौन सी हारेंगे, कौन सी जीतेंगे। और एक पार्टी के लिए जो इतना बड़ा वोट शेयर ले रही है, अगर उमर अब्दुल्ला साहब दोनों में से एक सीट भी हारते हैं तो उसको ट्रांसलेट करना जो है वो बड़ा डिफरेंट है। देखिए राशिद इंजीनियर की पार्टी को 14% वोट मिल सकता है। ये एक्सिस बाय इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है। 17% वोट पीडीपी को, और राशिद इंजीनियर की जो अभी पैदा हुई पार्टी है उसको 14% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बारामूला में उम्मीदवार जो है राशिद इंजीनियर साहब के, वो ज्यादा जो है वो दिखाई दे रहे हैं इस चुनाव में। वो कितनी सीटें निकालते हैं, इसका सीधा मतलब ये कि ये बीजेपी के लिए एक बंच ऑफ सीट्स जहां मुमकिन है कि अलायंस हो जाए, वो उनको मिलेगा। और एनसी, कांग्रेस, पीडीपी वो उसका उतना नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीडीपी 18% वो मुझे लगता है कि जो वैली के और जम्मू रीजन का आपने अभी आंकड़ा दिखाया, इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक जगह एक पार्टी को 44% मिल रहा है और दूसरी जगह जो 42% मिल रहा है वो एक अलायंस को मिल रहा है। तो अलायंस में ये थोड़ा बाइफरकेट करना मुश्किल होगा कि किस पार्टी को कितने वोट परसेंटेज मिल रहे हैं। मुझे लगता है एनसी को वहाँ एडवांटेज है, क्योंकि कांग्रेस और एनसी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों को में किसके वोट शेयर ज़्यादा होंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस वहाँ दूसरे नंबर पर अलायंस सीटें भी कम, लड़े भी कम है। उन्होंने जम्मू पर फोकस करना था जो उन्होंने किया नहीं। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में, और देखिए 14% अगर इनको आ रहा है तो वहां के सीट का जो प्रोजेक्शन होगा वो थोड़ा उलझा हुआ होगा। 17% 14% अगर इनको आ रहे हैं, क्या पता किसी 1-2 सीट पर इनको बहुत ज्यादा मिल रहे हैं वोट, इंजीनियर रशीद हो या महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी हो,
तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में जो सीट कन्वर्जन होगा, अभी थोड़ी देर में आंकड़े आ जाएंगे आपके पास, तो वो सीट कन्वर्जन के जो नतीजे होंगे वो बहुत सीटों की दिलचस्प डिटेल होंगे। थोड़ी देर में आनंद जी आने वाली है। लेकिन राशिद साहब, ये कहीं 2014 जैसी परिस्थिति बनती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है? बस इतना परिवर्तन की कश्मीर वैली में पीडीपी की जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ले रही है। देखिए, सियासत में कुछ भी जायज़ है और कभी भी कोई भी पासा पलट सकता है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, अगर फारूक अब्दुल्ला साहब पे छोड़ा जाए तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं मुल्क के हवाले से। वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और वो उसके सामने बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी है। तो वो कल के तारीख में अगर उनको मौका मिलता है तो वो कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते हैं। लेकिन उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें आगा रूहुल्ला भी शामिल है, जो हार्डकोर हैं। शायद पार्टी को टूटने का खतरा है। उन हालात में भी बीजेपी बहरहाल कामयाब हो सकती है। बिल्कुल सर, अब इस बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं कि इस बार के कैंपेन को अगर आप देखें तो आपको सीधे सीधे समझ में आएगा कि श्रीनगर के जो मौजूदा सांसद हैं सैयद आगा रूहुल्ला मेहदी, वो एक बड़े लीडर के तौर पे एनसीपी में डेवलप हो गए। जिस प्रकार का उनका कैंपेन चल रहा था, जैसे लोग उनको सुनने आ रहे थे, ठेठ कश्मीरियत में जिस तरह की वो बात करते हैं, हार्डकोर बात करते हैं। आपने देखा होगा कि लेबनान के मसले पे उन्होंने अपना एक दिन कैंपेन भी बंद किया था। तो वो सारी चीज़ों ने उनको लेके बहुत ट्रैक्शन दिया है। और कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों का वहाँ पे ये कहना था कि ये खतरा है उमर अब्दुल्ला के लिए कि आपकी पार्टी के भीतर अगर इस तरह का कोई युवा नेता, हार्डकोर युवा नेता इस तरह की छवि क्रिएट कर ले रहा है, वो एक बड़ी समस्या हो सकती है। हालांकि अगर इस तरह की टूट वाली संभावना हो तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी इसका फायदा उठाने में कैसे। देखिए, आगा महदूदी का हमेशा एक डिसएडवांटेज रहेगा, वो शिया है। हाँ बिल्कुल, और शिया। सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट में एक शिया का एक बहुत बड़ा नेता उभर के आना मुश्किल है। और खासकर कश्मीर की जो हमने पॉलिटिक्स देखी है, वो अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उनका, उसमें वो रहेंगे। और इसी कारण वो लेबनान का भी कारण रहा था। एनसी के लिए जो मेरे हिसाब से, देखिए, हमारा अंदाज़ा था कि एनसी का सीएम फेस फारूक अब्दुल्ला होंगे। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नुकसान अगर एनसी के लिए हुआ है तो वो ये है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सीएम फेस नहीं लाया उन्होंने, उमर अब्दुल्ला पे उन्होंने बैठ किया। देखिए, जिस समय पार्लियामेंट का इलेक्शन उमर अब्दुल्ला लड़ रहे तो उससे भी लग रहा था कि अगर वो पार्लियामेंट जाते हैं तो डॉक्टर साहब सीएम फेस आएंगे। उमर अब्दुल्ला इलेक्शन हार गए और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सीएम फेस नहीं बने, वो भी एक बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा। और जैसा सब कह रहे हैं कि मुझे लगता है इस अलायंस में अल्टीमेटली अलायंस हो ही जाएगी। कितना फर्क पड़ता है लेकिन इस बात का? मैं जो लोग अनइनिशिएटेड लोग हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति में, उनके लिए आपसे समझना चाहता हूँ, फारूक साहब का आगे होना या उमर साहब का आगे होना। नहीं, देखिए, फारूक साहब एक लेगेसी के साथ आते हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं एंड पीपल फ्रेंडली पॉलिटिशियन, अप्रोचेबल हैं वर्कर्स के लिए, अप्रोचेबल हैं लोगों के लिए। उमर के साथ एक प्रॉब्लम है, हालांकि उन्होंने काफ़ी कोर्स करेक्शन किया, मगर उनके साथ एक टैग लगा हुआ है कि वो लोगों से उतना खुल कर नहीं मिलते, उतना स्नॉबिश एटीट्यूड है। हालांकि मुझे लगता है कि वो उनकी अपब्रिंगिंग का मेजर इशू है देन हिज बीइंग दैट नेचर, मगर वो है। और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में जहाँ पर्सनल टच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पे वो एडवांटेज फारूक अब्दुल्ला को मिलता है, उमर अब्दुल्ला को नहीं मिलता है। और जो रिस्पेक्ट फारूक अब्दुल्ला के लिए रहा है काडर का, वो उमर अब्दुल्ला के लिए उतना स्ट्रांग नहीं रहा, तो वो एक डिसएडवांटेज है उमर अब्दुल्ला का। मुनीब साहब, अभी वोट शेयर आ चुका है अलग अलग पार्टियों का। जो प्रेडिक्शन है एक्सिस माई इंडिया का, 14% वोट राशिद इंजीनियर की पार्टी के लिए, 18% पीडीपी के लिए, 42% नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के लिए। कैसे पैन आउट होता दिख रहा है? देखें, जो ये 14% इंजीनियर रशीद की पार्टी के लिए आ रहा है, क्या इसमें जमात का वोट इंक्लूडेड है? क्योंकि ऑन ग्राउंड जमात का और एआईपी का जो है वो एक ये है गठबंधन है, दे आर बैकिंग ईच अदर। ठीक है, तो अगर ये 14% जमात का वोट लेकर है तो फिर वो आपको बता रहा है कि एआईपी की उतनी सीटें जो हैं वो ग्राउंड पे नहीं आ रही हैं। जो हमारा एक अनुमान है 1 से लेकर 3, और बेस्ट केस सिनेरियो अगर होता है तो 5 सीटें मैक्सिमम एआईपी जो है वो लेती है, उसके ऊपर जाती हुई बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो अगर इसमें ये देखना पड़ेगा कि 14% जो ट्रांसलेशन है, क्या इसमें जमात का वोट इंक्लूडेड है या नहीं है। और अगर इसमें जमात का वोट इंक्लूडेड है तो फिर जमात की हम 1 से 2 सीट्स जो हैं देख रहे हैं, एक सीट पे प्रोबेबिलिटी उनकी अच्छी आने की, बाकी जमात के लीडर्स नहीं आ रहे हैं। बीरू की एक सीट है, बीरवा की, जहाँ सर्जन बरकती की बेटी इलेक्शन लड़ रही हैं और उनको जमात बैकअप कर रही है, वो एक सीट और है जहाँ से आ सकती है। तो ये 2 सीटें हैं जो उनके पास हैं, और बाकी एआईपी की 3 से 5 सीटों का
हम विश्लेषण जमात, राशिद इंजीनियर, इंडिपेंडेंस, अगर नौबत यह आती है कि इन्हीं लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा किसकी सरकार बने, बीजेपी के साथ या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ। देखें, अगर वैली में हम देखें, वैली अगर वैली तक आ गया कि वैली को डिसाइड करना वैली पड़ेगा, डिसाइड करेगा। अगर वैली डिसाइड करेगी तो फिर ये एडवांटेज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए होगा, बीजेपी के लिए नहीं, क्योंकि सब ने जो पॉलिटिक्स है एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स के लिए, और इनके लिए फेस सेविंग करना बहुत इजी हो जाएगा, और ये जस्टिफाई करना कि हमने बीजेपी को हरा दिया, दैट इट विल बी मच ईजियर दैन एक अनपॉपुलर स्टैंड लेकर बीजेपी के लिए खड़ा होना इजी हो जाएगा। नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए पार्टियों को अट्रैक्ट करना तो एक ऐसी एक्सपर्टीज है इस वक्त जो शायद उससे ज्यादा नहीं है किसी और पार्टी के पास। एक चर्चा में किसी मेरे को पैनलिस्ट ने बोला कि फारूक साहब पर से केस भी वापस लिए गए हैं कुछ। मैं उसको समझना चाह रहा था कि अगर ऐसा हुआ है, और जो आप एक और बात आपने पूछी कि क्या फ़र्क है फारूक साहब और उमर साहब में, तो मैं अपने जो नॉर्थ इंडियन दर्शक हैं, थोड़ा मतलब कश्मीर भी नॉर्थ इंडिया में ही है, लेकिन जो इधर जिसको तथाकथित रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, तो जो लालू यादव और तेजस्वी यादव में अंतर है वही दोनों में अंतर है। आप एक तरफ देखिए कि जो फारूक साहब हैं और उमर साहब तो बड़े रिलक्टेंट सीएम बनेंगे ना अगर बनते हैं तो, क्योंकि वो तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे थे। वो तो अमेरिकी डेलीगेशन आया और उन्होंने उनके साथ मीटिंग की और उनको तैयार किया कि आप चुनाव लड़ लो, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में हैं कि जो बंदा सीएम पद पर उम्मीदवार ही नहीं बनना चाहता था, जो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता था, वो उसको कैसे सीएम बनाएंगे। तो ये एक एनसी का डिसएडवांटेज मुझे है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से उनसे गठबंधन किया, और गठबंधन में कोई दिखा नहीं मुझे, कोई एक दो रैलियां कर दी और इस प्रकार से जाके चले आए, बड़ी रस्म अदायगी सी मुझे वहाँ उस गठबंधन में दिखाई दिया। क्योंकि आप देखो प्रियंका गांधी की एक ही रैली जम्मू रीजन में हुई, हालांकि वो राष्ट्रीय नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, उनकी पैन इंडिया छवि बनाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन जम्मू में उनका सिर्फ एक सीट मतलब एक रैली होना, तो मुझे लगता है कि जम्मू को बहुत सीरियसली कांग्रेस पार्टी हालात ने तो नहीं उमर लिया। अब्दुल्ला ने बिल्कुल सबके सामने रख दिए थे। अलायंस में कोई ऐसा कहता मैंने तो नहीं देखा। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जम्मू पर ध्यान दें, वो ध्यान ही नहीं दे रहे। हाँ, तो अब ये सारी चीजें, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, उन बयानों के आधार पर हमें कुछ सूत्र पकड़ने का प्रयास करना चाहिए कि केस वापस ले लिए गए, पहलगाम में मीटिंग हुई, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि राहुल गांधी ने जम्मू में ठीक से मेहनत नहीं की। तो इन सब चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपको एक तस्वीर दिखाई देगी। हालांकि तस्वीर कैसी होगी इस पर 8 तारीख को बात करेंगे। कुछ कह रहे हैं इसमें एक और चीज़ है, लीडरशिप क्या डिसाइड करती है एक चीज़ होती है, ग्राउंड पे वर्कर और कार्डर उसको कैसे लेता है वो अलग चीज़ होती है। ट्रेडिशनली हमने ये देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी का अगर चुनाव का गठबंधन होता है तो ये वोट्स में ट्रांसलेट नहीं होता है। अच्छा। ऑन द कॉन्ट्ररी, इवन इस इलेक्शन में भी हमने ये देखा है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस लड़ रही है और जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ने बगावत करके अपना एक एज इंडिपेंडेंट लड़ना शुरू किया है। सबसे बड़ी सीट बानीहाल की है। नहीं, ये हमने रिसेंटली कारगिल ये लद्दाख हमने की सीट में लद्दाख देखा। की सीट पे भी देखा। लद्दाख तो की सीट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि वो सीट कांग्रेस को दे दी गई और जीता भी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो आईएनसी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तो शायद ये कर रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड जो है इनकी जो पॉलिटिक्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और ये एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ भी रहे हैं।